हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर ट्रेड बडी पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। सॉरी गाइस, बहुत दिनों से मेरी वीडियो कुछ आ नहीं पाई थी क्योंकि मैं अभी थोड़ा ट्रैवलिंग में था, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। बट खैर, अब मैं ये आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ और इस वीडियो में हम आज कुछ फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं। फंडामेंटल स्टॉक्स की हम स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम कैसे एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अब मैं कुछ टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस और प्रो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखो, ये चार्ट होता है। चार्ट का मतलब क्या होता है। चार्ट मतलब अगर आप कुछ पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। जैसे मैंने ये 3 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, मूविंग एवरेजेस 20, 200, 50। ये सब एक तरह से प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। तो प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करना होता है टेक्निकल एनालिसिस। पर फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब समझो कि जैसे मैंने सपोज कोई सी एक कंपनी उठा ली, एक्सिस बैंक। ठीक है, अब एक्सिस बैंक क्या करेगा, मेरे को नहीं मतलब कि ये चार्ट में क्या दिखा रहा है। मेरे को नहीं मतलब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, इसने ये बुलिश एंगल्फिंग बनाया या बेयरिश एंगल्फिंग बनाया, मेरे को नहीं मतलब। मैं इसके फाइनेंशियल्स को पढ़ूंगा, मैं इसके परफॉर्मेंस को पढ़ूंगा, मैं इसके मैनेजमेंट को पढ़ूंगा, ये इसकी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज को पढ़ूंगा कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्या करने वाली है। इसकी मैं ओवरऑल ग्रोथ देखूंगा, पिछले 10 साल में इसने कितना ग्रोथ दिया। अगर पिछले 10 साल में इसने ग्रोथ दिया तो आने वाले समय में भी ग्रोथ देगा, ऐसा हम मानते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, है ना। आपको पता होगा कि आप प्रिडिक्ट करते हो, आपको नहीं पता कि आगे क्या करने वाला है मार्केट, है ना। तो अब जैसे एक्सिस बैंक का उठाते हैं, तो एक्सिस बैंक में क्या है, ये चार्ट कुछ कह रहा है। चार्ट बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इसने बुलिश एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न बनाया है, यहाँ पे इसका बाय प्राइस है, यहाँ से आपने बाय करा और यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा। मैं टारगेट मानना ही नहीं है मेरे को, तो भैया उम्मीद है कि एक्सिस बैंक आज से 5 साल बाद, आज 850 पे चल रहा है, 1600 पे मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो उस हिसाब से मैं जो स्टडी करूंगा मार्केट की, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे बढ़िया वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, एक तो tickertape.in है। सबसे बेस्ट है, मतलब आपको इसमें कोई भी स्टॉक पिक करना है तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे स्क्रीनर। मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक बिगिनर आदमी है, तो बिगिनर्स में के लिए हम स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे, क्योंकि आपको नाम तो पता नहीं है स्टॉक्स के, तो हम स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे। अब आपको स्टॉक स्क्रीनर में क्या दिखा हुआ है, एक स्टॉक यूनिवर्सल, एक दिखा आपको सेक्टर वाइज, एक आपको दिखा मार्केट कैपिटल, इसके बाद दिखेगा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। तो देखो, स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है। मान के लो मैंने स्मॉल कैप पे लगाया, तो ये आएंगी अपनी स्मॉल कैप, सॉरी समथिंग डिफरेंट, स्मॉल कैप, मिड कैप। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फिल्टर गलत दिखा रहा है, बट एक्चुअली में जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनको बोलते हैं वो 500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक है। फिर मिड कैप होती है 5000 करोड़ से लेके 20000 करोड़ तक का जिसका मार्केट कैप है, और लार्ज कैप होती है 20000 करोड़ से ऊपर की। ठीक है, इसमें पता नहीं कुछ अभी इशू चल रहा है, 16000 करोड़ क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो, है ना। तो हम इसमें फिल्टर्स लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं वो कंपनीज देखना चाहूंगा जो एक्चुअली में ग्रोथ हो चुकी है, जिनकी स्मॉल कैप भी रखेंगे, बट स्मॉल कैप में हम रखेंगे साइज कम से कम 1000 करोड़ की तो कंपनी हो, ऊपर इसके कितनी भी चलेगी। मतलब देखो, ज्यादा बड़ी कंपनी में सेफ स्टॉक होता है। जैसे मान के लो लार्ज कैप में कर रहे हो, आप लार्ज कैप में लगा रहे हो, तो आपका सेफ साइड हो जाएगा कि आप कभी डूबोगे नहीं। तो मैं भरोसा रखता हूँ कि 50-60 हजार करोड़ की कंपनी डूबेगी नहीं। तो वैसे मैं इसमें रखता हूँ पूरा 20 लाख करोड़ ही रख देता हूँ, जो मैक्सिमम है इसका। मैक्सिमम इसका होगा 16 लाख करोड़, जो अपनी रिलायंस का वो है। ठीक है, तो रिलायंस भी इसके अंदर आ गई है। अब क्या करना है, मेरे को एक और फिल्टर लगाना है। ऐड फिल्टर्स पे आएंगे। अच्छा, क्लोजिंग प्राइस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो हमें चाहिए पॉजिटिव, मान के चलिए 1 का पी रेशियो, और एंड हो ज्यादा महंगा नहीं। 80 के पी रेशियो से बड़ी कंपनी अगर आप लेते हो तो खराब कंपनी मानी जाती है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। तो हम 80 का रख देंगे। ठीक है, अब और फिल्टर सेट करेंगे। रुक जाओ, अभी अभी आप मतलब अभी सिर्फ आपने 2 फिल्टर सेट करे हो, जिसमें से आपके पास 5000 कंपनियों में से 829 कंपनी आ गई है। अभी और भी चीज हमें करनी है। जैसे अगर आपको लगता है कोई सेक्टर आपके नजर में बहुत मतलब फायदा दे सकता है, जैसे मेरे को फाइनेंस पे बहुत बिलीव है, तो मैं फाइनेंस सर्च करूंगा। फाइनेंस, ये देखो, कंज्यूमर फाइनेंस होता है, डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस होते हैं, होम फाइनेंस होते हैं। तो फाइनेंस कंपनीज भी अभी मेरे हिसाब से तो बहुत ग्रोथ करने वाली हैं। कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज बहुत ग्रोथ करने वाली है। तो मैं इसमें फिल्टर नहीं लगाता हूँ, क्योंकि अपने को मिल जाएंगे अच्छे कंपनीज, मतलब
जो मैं फिल्टर्स आपको बताऊंगा उसके हिसाब से आपको अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी, इसलिए मैं आपको फिल्टर लगा के नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये अपन ने ये फिल्टर लगा लिया, और अब इसके बाद हम एक और फिल्टर ऐड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उसका जो क्या बोलते हैं CAGR है लास्ट 5 ईयर्स का, वो कम से कम 15% तो हो। CAGR सर्च करेंगे, CAGR, ये आ गया 5 ईयर CAGR कम से कम हो दिखना चाहिए, ठीक है। डन करेंगे एंड और फिल्टर्स लगाएंगे और बताएंगे इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स तो मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है। प्राइस एंड वॉल्यूम में मैंने लगा ही दिया, क्लोजिंग प्राइस मेरे को नहीं चाहिए, और ठीक है। और इसके बाद जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी हमें चाहिए कम से कम इसका हो एबिटिडा मार्जिन कम से कम 10% से तो ऊपर हो, है ना। तो 10% लगाएंगे इसमें हम, वो भी अभी यहाँ पे भी हम वो करना है, शफल करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे इसमें आएंगे सब। तो पहले तो मैं फिल्टर्स लगा रहा हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे जाके वो करेंगे। ROC ले लेते हैं, ROC थोड़ा सा अच्छा रहता है। वैसे ये सब मायने नहीं रखाते, मैं सिर्फ जो देखता हूँ एक ग्रोथ देखता हूँ, और बाकी अगर कंपनी अच्छी है तो वो आगे चल के भी बड़ी होगी। EBITDA वगैरह ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैश फ्लो मार्जिन, ये सब आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही रहता है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा भी, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता इतना सब क्या होता है, बट मेरे को बहुत अच्छे से फिल्टर समझ में आए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें डिविडेंड यील्ड अगर आपको चाहिए तो रख सकते, नहीं तो मैं तो नहीं चाहता डिविडेंड पेइंग कंपनी ज्यादा मेरे पास हो, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी क्या होती है, जिस टाइम डिविडेंड देती है उसी टाइम उसका प्राइस उतना गिर जाता है, ठीक है। एनालिस्ट ये सब मेरे को, इनकम स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए, मैंने बस इतनी रखा है फिल्टर, अगर देख ले आप, ये इधर दिख गए होंगे। तो 5 ईयर CAGR आ जाए, जिसमें 5 ईयर CAGR हो मेरा कम से कम, मतलब मैक्सिमम तो मैं 25 रखूंगा, 25 तो हो, और कम से कम 10% तो हो, ठीक है। 10 और 25 रखेंगे, क्योंकि देखो एक अच्छी कंपनी 10% से ग्रोथ कर रही है तो मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छी कंपनी है, रिस्क फ्री कंपनी है। बट मैं बोलता हूँ अच्छी कंपनी जो होती है वो कम से कम 18% से ग्रो होना चाहिए। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल दूंगा अभी आपको, आपको पता होगा मेरे हिसाब से। EBITDA मार्जिन भैया 10% होना चाहिए, और इसमें आपका हो जाना चाहिए कम से कम 30%, है ना, 30 से ज्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी कम से कम 10 का हो। ये सब फिल्टर्स आप लगाते हैं ना, देखो कंपनियां कितनी सारी छट गई हैं आपकी, और ये हो आपका 30 का, ये भी मैं 30 का ही रखूंगा, और कुछ तो मैं नहीं रखना चाहता। अब देखो, अब आप देखना कंपनी कितनी बढ़िया छट के आई है। यूनिलीवर आपकी बहुत बेहतरीन कंपनी है, यूनिलीवर मतलब ये समझो कि कभी डूबने नहीं वाली, इसने सालाना 20% का CAGR दिया है, ठीक है। इसके बाद और देखो, ये सीमेंस आ गई, टेक महिंद्रा आ गई, डाबर इतनी बेहतरीन कंपनी है, अभी डाबर का तो प्राइस भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। श्री सीमेंट आ गई, हिंडाल्को आ गई, हेवल्स आ गई, हेवल्स बहुत बढ़िया कंपनी है। मतलब ये सब आपके लिखे भी हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स है। अभी मैं FMCG की तरफ ज्यादा फोकस दूं तो FMCG को आपको मैं बोलूंगा कि सजेस्ट करूंगा, आप FMCG ले सकते हैं। पेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो आपको पेंट्स में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेंट बिजनेस इस टाइप का बिजनेस है कि उसको हर कोई कॉपी नहीं कर सकता, समझ रहे बात को। मतलब एक मोड टाइप का बिजनेस है। अपने इंडिया में सिर्फ केवल 3 प्लेयर्स हैं, बर्जर, एशियन और नेरोलैक। इंडिगो भी धीरे धीरे चल रहा है, पर मेरे हिसाब से वो चल नहीं पाएगा। क्यूमेंस आया है, क्यूमेंस बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सब आपके एक फिल्टर निकल के आ गए, ठीक है। तो अब इसमें से जैसे मान के चलो आपको कोई सी अच्छी कंपनी लग रही है, मान के चलो 107 कंपनी है यार, मैं मतलब पूरी आपको लोड करके दिखाई देता हूँ। लेट्स से जैसे मैं इतनी सारी कंपनियों के नाम भी नहीं जानता, रोजेल, संगम, ये सब तो जानते भी नहीं है। देखो उसमें इन्वेस्ट करना है जिसको आप जानो, कभी भी हर किसी में मत कर लेना। अगर आपने हर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा ना, तो फिर आप बिल्कुल डूबने के चांसेस आपके बिल्कुल हो सकते हैं। अब जैसे वाडीलाल इंडस्ट्रीज, आपने वाडीलाल आइसक्रीम का नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं इसका आपको चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट देखिए इसका, अरे खुलना भाई, ओके यहाँ से खुलेगा, ठीक है। वाडीलाल, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने FMCG में लगा दिया ना पैसा, आपका कभी डूबेगा ही नहीं। पर सारा पैसा FMCG में नहीं डालना, मेरा मोटो है कि मैं अपना 40% पैसा FMCG में डालता हूँ, उसके बाद फिर मैं और चीजों में डिस्कस करता हूँ। तो FMCG कंपनीज आपको क्या है, हमेशा प्रॉफिट बना के देती हैं। जैसे अभी इसका हम प्राइस देखें, मैक्स देखते हैं, कितना बढ़िया ग्राफ चला होगा, ये देखिए अभी एकदम से बहुत उठा है, बट अभी ज्यादा लॉन्च भी नहीं हुई है, 2013 से लॉन्च हुई है, 2011 से। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया
इसने रिटर्न दिया है, 10 गुना का पैसा आपने कर दिया है इसने, 10 साल में आपका पैसा 10 गुना कर दिया है, ठीक है। और देखते हैं, देखो छोटी कंपनी है, अब इसमें ग्रोथ आ सकती है, छोटी कंपनियों में ग्रोथ बड़ी आती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक रूल बताता हूँ, आपको हमेशा अपना जो 100% इन्वेस्टमेंट है उसमें से 50% इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी एज 20 से 30 के साल की है, मैं ज्यादा बड़े लोगों के लिए नहीं बता रहा, मैं 20 से 30 साल के लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी एज 20 से 30 साल है तो आपको 50% तो कम से कम स्मॉल और मिड कैप में लगाना चाहिए, 50% आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं ताकि आपका पैसा डूबे ना, ठीक है। तो मैं अब जैसे एक अच्छी कंपनी का मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, बड़ी कंपनी का करूंगा ताकि आप लोग अगर लगाओ भी मेरे कहने पर, वाडीलाल का मैंने दे दिया एक एग्जांपल छोटी कंपनी के लिए, अब एक बड़ी कंपनी का मैं ले लेता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नहीं तो आप बोलो तो मैं डाबर का ले लेता हूँ, दोनों कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, तो मैं डाबर का ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो अब कोई मेरे कहने पे लगाएगा भी तो उसका पैसा नहीं डूबेगा, मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल्स, अब देखो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कभी भी आप जाके चार्ट को ना देखें, चार्ट क्या है, चार्ट बोलता है बट इसमें नहीं बोलता है, क्या कहते हैं, फंडामेंटल में नहीं बोलता है। वैल्यूएशन अभी इसकी हाई आ रही है, एक मिनट ये क्या हो गया, ग्रोथ इसका क्या बोल रहा है, ग्रोथ, ये क्या है, इन्होंने चेंज कर दिया क्या, एक्चुअली इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, बट ठीक है अपन समझ लेंगे इसमें भी। देखो अभी इसका पीई कितना चल रहा है, पीबी रेशियो इसका 11 है और पीई इसका 54 का चल रहा है, 54 इन द सेंस मतलब अबव एवरेज है बट नॉट सो हाई नॉट सो लो, ठीक है, अबव एवरेज है। अब इसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 लाख करोड़ की, आपको पता ही है 1 लाख करोड़ मतलब बड़ी कंपनी है, तो डूबेगा नहीं आपका पैसा, ठीक है। इसके बाद फोरकास्ट क्या बोल रहे हैं, जैसे एनालिस्ट बोल रहे हैं, आप 77% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसके फाइनेंशियल देख सकते हो, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चल रहा है, इसने 8 लाख का सॉरी 8,000 करोड़ का मतलब 9,000 के लगभग करोड़ का सेल करी थी, जिसमें से इसका प्रॉफिट बना इसका 1400 करोड़ का, ठीक है। इसके बाद फिर 1400 करोड़ का बना, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर थोड़ा और बड़ा, मतलब कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका डिविडेंड भी देती है ये थोड़ा बहुत आपको, अगर आप इसको रखेंगे तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन इसके बाद फाइनेंशियल सबसे मैटर करते हैं, फाइनेंशियल मतलब आप फाइनेंशियल देखना आ गए ना तो मतलब आप जीत जाओगे गेम। फाइनेंशियल में सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये सब लिखे होते हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे होता है जो मेन मकसद होता है इसमें, और आप इसको व्यू कर दो, ग्रोथ व्यू, ठीक है। ग्रोथ व्यू में आपको दिख जाएगा कि इसने किस हिसाब से अपने ग्रोथ की है, रेवेन्यू हमेशा ग्रोथ का होना चाहिए, ठीक है। देखो 10%, फिर उतना ही रहा, फिर एक साल इसका माइनस में रहा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर 14% हो गया, मतलब कंसिस्टेंटली अभी तक इसका 4% का ग्रोथ तो हो ही गया है, मतलब पिछले साल से इसने 4% ग्रोथ और कर ली है, तो ग्रोथ तो हो ही रही है। फिर इसकी नेट इनकम देख लो, इनकम 16% बढ़ी, फिर 17%, फिर 2%, फिर 6%, फिर 6%, मतलब इसने लगातार इसने ग्रोथ दी है, सिर्फ अभी इस साल इसकी थोड़ी ग्रोथ कम हुई है। इसके बाद ईपीएस देख सकते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, ये सब देख सकते हैं, है ना। इसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट से, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मेरे को बहुत पसंद है। इसके बाद जो आपका आता है, ये आती है आपकी एसेट्स। देखो हमेशा ही आपको ये देखना है कि आपके जो कंपनी के एसेट्स हैं वो बढ़ते होने चाहिए, कभी कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कंपनी के पास कोई लैंड है, कोई फैक्ट्री है, एसेट मतलब उसके पास जो भी चीज है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, मतलब आपके पास फैक्ट्री है तो फैक्ट्री मान के लो 10,000 करोड़ की है, तो वो एसेट्स में कैलकुलेट होता है, तो इसके टोटल एसेट्स बढ़ते आ रहे हैं, देखो 4,000 करोड़ इसने, फिर नई फैक्ट्री लगाई, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000 के लगभग, फिर 9,000 के लगभग, फिर थोड़ा सा कम हुआ, कुछ बेचा भी होगा, देखो कम ज्यादा होते रहते हैं पर ओवरऑल बढ़ते रहना चाहिए। ओवरऑल इसके कितने हो गए, 12,000, मतलब 4,000 से 12,000 हो गए कितने साल में, 10 साल में, मतलब आपके 3 गुना इसने एसेट बढ़ा लिए है। इसके बाद आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी इसकी कम होना चाहिए, लाइबिलिटीज जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा कंपनी के लिए। तो लाइबिलिटीज ये लिखी हुई 2,000 करोड़ थी, 2,000 2,000 2,000, ज्यादा बढ़ी नहीं पा रही लाइबिलिटीज, बिल्कुल लाइबिलिटीज क्या होती है, बोरोइंग्स हो गई आपकी, आपके कितने जैसे मान के लो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज कितने पैसा ले रहे हैं वो लाइबिलिटीज में काउंट होता है, तो लाइबिलिटीज इसकी बड़ी नहीं है। और कहा जाता है अच्छी मतलब कंपनी जिसकी लाइबिलिटीज अपने 1:2 में हो, मतलब लाइबिलिटी 1 रेशियो हो और आपका जो एसेट्स हो वो डबल हो, तो वो अच्छी कहलाई जाती है। तो इसमें तो 4 गुना है, एसेट्स इनटू लाइबिलिटीज, मतलब ये कभी डूबेगी भी तो आपको नुकसान नहीं होगा।
देन इसके बाद एक और चीज देखना रहती है, कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, कहीं डेप में तो नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं कर रही। बिल्कुल लॉस नहीं कर रही। देखो मैं देखूं ये 600 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 700 करोड़, फिर 900 करोड़ कैश है, ये फ्री कैश है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, इसके पास इतना कैश बचा है। फिर इतना, फिर थोड़ा कैश बचा, फिर 1200 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 1800 करोड़, फिर 1400 करोड़, अभी तक 2022 में 1400 करोड़ का कर लिया। तो इसके पास कैश की भी अच्छा है। तो अब हम जाते हैं वापस, अच्छा पियर्स के भी देख सकते हैं कि कितना पियर्स, मतलब किसके कितने कौन कौन कंपटीशन है इसके। ये है पीएनजी है, मेरिको है, गोदरेज है, ये सब कॉम्पिटिटर है इसके। और सबका जो पी है लगभग सेम ही आ रहा है, पी भी इसका ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसके पास ज्यादा वैल्यू है ना। डिविडेंड यील्ड इसका थोड़ा एवरेज मान सकते हैं। ये इसकी वो है ग्रोथ प्राइस है कि जैसे आपने इधर से लगाया होता पैसा, तो गोदरेज ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है क्योंकि गोदरेज ग्रोइंग कंपनी है। बट मेरे को मारिको और गोदरेज से अच्छी पर इसलिए लगती है क्योंकि ये दवाइयों में बहुत रिसर्च करती है ना। तो ये सब, फिर इसकी प्रमोटर की होल्डिंग कभी प्लेज नहीं हुई, ठीक है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बड़ी है। उसके बाद अपना फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी बड़ी है, रिटेल्स की भी बड़ी है, मतलब ये कम नहीं हो रही है किसी की भी, है ना। तो ये अच्छा कंपनी के लिए होता है। अब ओवरव्यू देखते हैं, मैं इसमें ओवरव्यू आपको क्यों बोल रहा था कि बाद में देखेंगे। अब इसका मैक्स चार्ट देखते हैं, इसका हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी। ये देखो आप, ग्रोथ कितनी बढ़िया रही है। 7 रुपए से स्टॉक प्राइस स्टार्ट हुआ 2003 में, और अभी इसका जो हाई गया है लगभग 700 के करीब, नहीं गया 700 मान लो, 650 गया, तो 100 गुने का रिटर्न दे दिया इसने। कितने से 20 साल में, 20 साल में आपके 1 लाख को 1 करोड़ कर दिया इसने। और क्या चाहिए आपको, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसमें मैं बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको आने वाले समय में ये अच्छा स्टॉक रिटर्न देगा। हर साल का इसने सीएजीआर बना के दिया है 15% का, बहुत बढ़िया चीज होती है 15% का सीएजीआर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे मिला होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप मेरे को कॉल करें, मैसेज करें, मैं आपकी हर क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़ी और भी कुछ चीज जाननी हो तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।